Hello friends, welcome to UPSC Awareness Series Part 5. In this part we'll talk about how to select an optional subject. तो अब हम इसमें इस भाग में इस बात की चर्चा करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैंडिडेट ने कैसे लेना चाहिए। अब ये एक कॉमन समस्या होती है जब जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया जाए, क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड और यूपीएससी में जो अवेलेबल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है वो कई बार मेल नहीं खाते। तो हम इसी बात पे आज चर्चा करेंगे कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे सर्कमस्टांसेस में कैसे चूज़ करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि जनरली जो यूपीएससी में ऑप्शनल लिए जाते हैं वो 5-6 ही ऑप्शनल्स होते हैं जो कॉमनली टेकन ऑप्शनल्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो वो है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो मेनी टाइम्स। तो ऐसे 6-7 ही ऑप्शनल्स होते हैं जो कॉमनली टेकन होते हैं। साइकोलॉजी का अभी थोड़ा कम हो गया है। यूजुअली साइकोलॉजी लोग एज अ सेकंड ऑप्शनल पहले लिया करते थे 10-11 साल पहले, जब दो ऑप्शनल लेने का सिस्टम था। अभी एक ही ऑप्शनल लेना होता तो जनरली लोग ये 5-6 ऑप्शनल्स में से ही एक ऑप्शनल लेते हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि तुमको ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है। तो ऑप्शनल चूज़ करते समय आपको 2-3 चीज़ें माइंड में रखनी है। तो सबसे पहली बात तो कि आप अगर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से है, मान लो आप इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग के जो ऑप्शनल्स है वो 3 ही इसमें अवेलेबल है। वो है इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। बाकी की इंजीनियरिंग्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस में नहीं है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के में ये प्रोवाइडेड नहीं है। फिर तुम्हारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर तुम्हारा सपोज़ आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो वो सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है तो वो आपके लिए नहीं है। आपने BAMS किया है तो वो सब्जेक्ट यूपीएससी के एग्ज़ाम में एज अ ऑप्शनल अवेलेबल नहीं है। तो इसमें कई सारे तुम्हारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से सब्जेक्ट्स मेल नहीं खाते। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए? तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में तो बेस्ट तरीका यही है कि यही जो मैंने अभी कॉमनली टेकन ऑप्शनल्स बताए हैं इसमें से कोई भी एक ऑप्शनल आप ले लीजिए। अच्छा, फिर जहाँ एक बात आती है कि आपने जो एक्चुअली जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो वो सब्जेक्ट अगर यूपीएससी में अवेलेबल है इन 5-6 कॉमनली टेकन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अलावा, तो क्या वो आपको लेना चाहिए? तो इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। आगे वो कैसे करना है वो आपका चॉइस है। मैं आपको इसके कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। जैसे सपोज़ आपने किया है लॉ, ठीक है, या आपने MBA किया है, यू आर अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट, या आपने की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है इसमें, या आपने MBBS किया है जो सब्जेक्ट यूपीएससी के सिलेबस इसमें एग्ज़ाम में अवेलेबल है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये अगर आपको ये ऑप्शनल्स, स्पेशलाइज्ड ऑप्शनल्स लेने हैं तो इसमें आपको एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी वो ये है कि आपने ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन इसमें कैसा परफॉर्म किया था। तो अगर सपोज़ आप मैकेनिकल इंजीनियर है और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना है, या आप लॉ ग्रेजुएट है और आपको लॉ ही एक सब्जेक्ट यूपीएससी में ऑप्शनल की तरह रखना है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि आपका परफॉर्मेंस उस सब्जेक्ट में कैसा था जब आप वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो इसमें एक मेरा ओपिनियन ये है कि अनलेस एंड अनटिल आपका परफॉर्मेंस उसमें एक्सेप्शनल नहीं था अगर, तो वो ऑप्शनल आपको नहीं लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये जो स्पेशलाइज्ड ऑप्शनल्स होते हैं ये काफ़ी वास्ट होते हैं, इनका सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है और इनको करने में टाइम लगता है। तो अगर आपने वो ग्रेजुएशन के टाइम पे ही बहुत अच्छे से नहीं किया है तो फिर आपको वो ऑप्शन लेने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपको वो पूरी सपोज 4 साल की इंजीनियरिंग आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखना है, तो आपको एक 4 साल की इंजीनियरिंग को बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा करने वाली नए सिरे से करने जैसी बात हो जाती है। अनलेस आपके उसमें 75% प्लस 4 सालों का एवरेज नहीं आया हो। तो अगर आपका वैसा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपका बहुत सारा प्रिपरेशन पहले से ही हो चुका है, तो आपको सिर्फ आगे उसको रिवाइज करना है। इफ़ यू हैव डन इट ऑलरेडी वेरी
इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन इटसेल्फ। कई लोग करते हैं, कई लोग उसको इसी हिसाब से, इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम ब्रांच भी इसी हिसाब से चूज़ करते हैं कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उनको यूपीएससी में रखना है, और उसी हिसाब से उसमें एक्सेल भी करते हैं। सपोज उसमें वो टॉप 2-3 में अगर अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच में आ गए, ब्रांच के टॉपर्स में थे, तो उनकी ऑलमोस्ट ऑप्शनल की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे केस में तो आपको वही ऑप्शनल रखना चाहिए, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो आपको वो ऑप्शनल कतई नहीं रखना चाहिए, आपको एक आर्ट्स का ऑप्शनल लेना चाहिए। ठीक है, आपको आर्ट्स ऑप्शनल इसलिए कंसीडर करना चाहिए क्योंकि इनका सिलेबस बहुत छोटा होता है। अब जैसे सोशियोलॉजी है या हिस्ट्री का, अब हिस्ट्री का सिलेबस छोटा नहीं है, लेकिन हिस्ट्री तुम जीएस में भी ढेर सारी पढ़ते हो, तो उस वजह से ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा उसमें स्क्रैच से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अब जैसे मान लो सोशियोलॉजी है या पॉलिटिकल साइंस है, उसके भी कई सारे सब्जेक्ट्स जीएस के साथ मेल खाते हैं। तो ये जो कॉमनली टेकन ऑप्शनल्स मैंने बताया, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे जीएस के साथ भी मेल खाते हैं, और इन सब्जेक्ट्स को लेने का एक और फ़ायदा ये होता है कि इनका तुमको एसए में भी बेनिफिट मिलता है। तो और इन जनरल भी तुम्हारी एक ओवरऑल ग्रूमिंग और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड, सोसाइटी, उसके बारे में तुम्हारा ज्ञान में बेसिकली वर्धन ही होता है इन ये सब्जेक्ट लेके। आप जैसे कोई आप टेक्निकल सब्जेक्ट लेते हैं तो आप उसी सब्जेक्ट में कन्फाइन होकर रह जाते हैं, जिसका आपको जनरल स्टडीज़ के और एसए के टॉपिक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अच्छा, फिर इसमें अब ये चीज़ है कि आर्ट सब्जेक्ट लेने की वजह से उसी के मैं फ़ायदे बता रहा था, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट लेना जो आपका तथाकथित आपके चॉइस का सब्जेक्ट था या आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, ऐसा सब्जेक्ट लेना जिसको करने में आपको करना और रिवाइज़ करना इसमें 1 से 1.5 साल लगे, उसके बजाय आप ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो आपका 3-4 महीने में हो जाए और 1-1.5 साल में आप उसको 3-4 बार रिवाइज़ कर ले, तो वो एनी टाइम बेटर आइडिया है। यू डोंट हैव टू फॉरगेट वन थिंग इन दिस एग्जाम, दैट दिस इज़ अ नंबर गेम। ये पूरा नंबर का गेम है। ये इस बात पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि तुम्हारा चॉइस क्या है। तुम्हारी चॉइस एक तरफ है, तुमको अल्टीमेटली विनेबिलिटी देखनी है। सो विनेबिलिटी तुम्हारी किस में है? अगर तुम ऐसा सब्जेक्ट लेते हो जिसमें आपको 1.5 साल पढ़ना है, तो फिर आप जीएस की पढ़ाई कब करोगे? ये भी तो सोचना है। तो आपको जीएस की भी पढ़ाई करनी है और ऑप्शनल की भी करनी है। तो ऑप्शनल हमेशा ऐसा चूज़ कीजिए जो जल्दी से ख़त्म हो और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर सके, इंक्लूडिंग योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि जब ये हम कॉमनली टेकन ऑप्शंस की बात करते हैं, 5-6 ऑप्शनल जो है, तो इसमें भी 2 वे में इसको हमको देखना होगा। वो कैसे? एक पहला तरीका इसमें यह है कि क्या आप दिल्ली जाने वाले हैं ऑप्शनल की सब्जेक्ट की कोचिंग लेने के लिए, या आप ऑलरेडी दिल्ली में हैं, तो उसके बेनिफिट्स अलग है। क्योंकि कैसा है कि दिल्ली में जनरली हर ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपको कोचिंग मिल जाएगी, आपको जो भी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑप्शनल्स लाइक फिलोसॉफी एंड मैनी अदर स्पेशलाइज्ड ऑप्शनल्स। फिजिक्स भी लेना है, अगर आपको केमिस्ट्री एज ऑप्शनल लेना है, तो उसकी भी आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोचिंग क्लास दिल्ली में जनरली मिल ही जाती है। लेकिन अगर आपका दिल्ली जाने का कोई प्लान नहीं है और जिसके बारे में मेरा ये कहना है कि उसकी ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो आपको जो ये कॉमनली टेकन ऑप्शनल्स है उसमें से ही कोई एक ऑप्शनल चूज़ करना होगा। और उसको चूज़ करते समय आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान में रखनी कि अगर आप दिल्ली में नहीं है तो, आई रिपीट, दिल्ली में नहीं है तो, यानी अगर आप इंडिया में किसी भी सिटी से प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज आप बंगाल में हैं, आप आसाम में हैं, आप कर्नाटक में हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में है, एमपी में है, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि आपके सिटी में, या आप अगर प्रॉपर किसी सिटी से नहीं है तो आपके आसपास के किसी भी सिटी में यूपीएससी के लिए कौन से ऑप्शनल का बेस्ट गाइडेंस अवेलेबल है। आपका ऑप्शनल सिलेक्ट करने का बस यही क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपका चॉइस यहाँ मैटर नहीं करता, चॉइस अपनी जगह। अगर आपका सपोज हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन आपको हिस्ट्री के लिए कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी पढ़ाई राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। और फिर अगर आप प्रीलिम्स पास होते हैं, आप मेंस देते हैं और उसमें हिस्ट्री में उस वजह से अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता, तो आपका अननेसेसरी वो अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। यूपीएससी की प्लानिंग वैसे भी इस तरीके से करनी होती है कि आपको एक ही अटेम्प्ट देना है और एक ही अटेम्प्ट में सारी स्टेजेस एक साथ क्लियर करनी है। तो उसके लिए आपका जो पूरा प्लान है वो पहले से ही फुल प्रूफ वे में रेडी होना चाहिए। तो उसमें ऑप्शनल का सिलेक्शन भी मैटर करता है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना है और उसको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सो इफ़ यू आर नॉट इन अ बिग सिटी, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट इन दिल्ली, देन देर इज़ नो पॉइंट इन
going for an optional of your choice. Your criteria of selection of an optional should be that for which optional a best guidance is available in your city or in your nearby city. ठीक है, तो ये तो एक और क्राइटेरिया हो गया ऑप्शनल सिलेक्ट करने का। ऑप्शनल के 500 मार्क्स है 1750 में से, जो कि एक सब्सटैंशियल वेटेज रखते हैं। तो अगर जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो ये 500 मार्क्स बहुत क्रूशल हो जाते हैं आपको, आपका बेड़ा पार कराने में या नहीं कराने में। सो इसीलिए आपका ऑप्शनल का चॉइस बहुत सोच समझ के होना चाहिए। अच्छा, फिर जब आप कोई ऑप्शनल चूज़ भी करते हैं, आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपको कोई ऑप्शनल इसलिए नहीं लेना है कि वो दूसरों ने लिया है या किसी ने आपको सजेस्ट किया है। वो सब क्राइटेरिया वो कोई क्राइटेरिया नहीं है ऑप्शनल को सिलेक्ट करने का। ऑप्शनल का सिलेक्शन हमेशा अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से होना चाहिए। तो आपको जो भी कॉमनली टेकन ऑप्शनल्स में से आपको जो भी ऑप्शनल लेना है, तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए। आप उसका सिलेबस देखिए और फिर उसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए। आप अपना कंफर्ट लेवल देखिए, क्योंकि आपका कंफर्ट लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि किसी का सजेशन। किसी ने बोला है कि साइकोलॉजी लो और तो आपने इस वजह से साइकोलॉजी लेना, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि क्या वो आपको जम रहा है, यानी क्या आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, और फिर वैसा हो तो उसके एसोसिएटेड आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कीजिए और उसका असिस्टेंस लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई एक ऑप्शनल दूसरों ने बताया इसलिए लेते हैं, आप उसकी क्लास ज्वाइन करते हैं, उसमें उसके लिए स्पेशली दिल्ली भी जाते हैं, और उसमें फिर 3-4 महीने वो करने के बाद यू रियलाइज़ कि वो तुमको समझ में नहीं आया, तो आप दूसरा ऑप्शनल लेते, तो वहाँ पे आपने टाइम और पैसा ऑलरेडी वेस्ट कर दिया। और फिर ऑफकोर्स दूसरा ऑप्शनल लेने से भी आप सिलेक्ट होंगे, ये तो कोई गारंटी दे नहीं रहा है। तो पॉइंट ये है कि इसको शुरू से ही आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करके रखना है। अच्छा, एक और मिथ एक होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड कि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कोरिंग है और कोई नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ये इसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं इसलिए ये लेना है, या पिछले साल के टॉपर का ये ऑप्शनल सब्जेक्ट था इसलिए हमको ये लेना है। तो ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कोई ऑप्शनल स्कोरिंग है और कोई ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है। सब ऑप्शनल स्कोरिंग है और सभी ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं भी है। वो सब आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर मान लो ऐसा होता, अगर कोई फला ऑप्शनल स्कोरिंग बहुत सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता, तो पूरी दुनिया यानी पूरे एस्पिरेंट्स एक ही ऑप्शनल लेते, बाकी ऑप्शनल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन बाकी ऑप्शनल्स भी लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऑप्शनल स्कोरिंग है और कोई नहीं है। वो सब आपकी मेहनत, लगन और परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको किसी भी ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो इसमें इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहिए कि कोई ऑप्शनल स्कोरिंग है और कोई नहीं है। सो इन अ नटशेल मुझे एंड में यही कहना है कि आपको ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करना है, और ये आपके एक लार्जर स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको आपको शुरू से ही प्लानिंग के साथ करना है। सो विद दिस इन्फॉर्मेशन आई एंड दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।